नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप सब देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आजकल भारत और अमेरिका की बातें काफी ज्यादा हो रही है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातें काफी ज्यादा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ट्रंप, जिनको नरेंद्र मोदी अपना दोस्त बताते थे, जिनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए वो पिछली बार अमेरिका की धरती तक पर चले गए थे, तमाम राजनयिक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन ट्रंप साहब ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को तो नहीं बुलाया, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी और भारत के मोस्ट वांटेड पन्नू को बुला लिया। इस तरह की कई खबरें आ रही है। भारतीयों को किस तरह से वहां निकाला जा रहा है, नागरिकता को लेकर किस तरह के संशोधन किए गए हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर, व्यापार को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, आर्थिक समझौतों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह से प्रतिबंध लगा दिया रूस के ऊपर, कहा जा रहा है रूस से सस्ता तेल जो हम लेते हैं वो भी मिलना आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा। जो क्रूड ऑयल हम लेते हैं या उसमें भी कटौती हो जाएगी। इन तमाम तरह के खतरों के बीच, चाहे मैं भारत अमेरिकी संबंधों की बात करूं, भारत चीन संबंधों की बात करूं, भारत रूस संबंधों की बात करूं, भारत इजराइल संबंधों की बात करूं, लेकिन इन तमाम वैश्विक परिस्थितियों के बीच एक सबसे बड़ा खतरा जो भारत के लिए उभर कर सामने आ रहा है, वो पड़ोसी देशों की तरफ से है। अमेरिका का मैंने बता ही दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार कौन से मूड में दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, क्या कुछ वो भारत के खिलाफ कर रहे हैं। चीन के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि चीन किस तरह से भारत के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। चीन का मकसद किस तरह से भारत को कमजोर करना है। लेकिन चीन के ज्यादातर दाव पेचों को अब तक भारत ने नेबरहुड फर्स्ट की नीति से एक तरह से फेल करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन विदेश नीति के मोर्चे पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम देशों के साथ, दुनिया की महाशक्तियों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ बर्ताव किया या जिस तरह का व्यवहार किया, तमाम कूटनीतिक राजनयिक परंपराओं को दरकिनार करते हुए उसने अब भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। पाकिस्तान के साथ हम जानते ही हैं, लंबे समय से पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। लंबे समय से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ठंडे पड़े हुए हैं। श्रीलंका की हालत देखिए कि श्रीलंका की लगातार भारत द्वारा मदद करने के बावजूद आज श्रीलंका की हालत क्या है कि श्रीलंका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है अनुराग कुमार दिसानायके, वो भारत की यात्रा पर एक बार आ चुके हैं, लेकिन चीन की यात्रा पर वो दो बार जा चुके हैं। चीन दोबारा से बीआरआई में लाने की कोशिश में लगा हुआ है, कई तरह की मदद दे रहा है, आर्थिक मदद दे रहा है, जबकि वही श्रीलंका है जो चीन के कर्ज तले जब डूब गया था, भारत ने मदद की। लेकिन भारत वैश्विक स्थिति पर, वैश्विक संबंधों के मामले में, खासतौर से पड़ोसी देशों के संबंधों के मामले में किस तरह से एक के बाद एक फ्लॉप होता जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी बानगी श्रीलंका है, जिसको हमने बचाया। वो श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर एक बार आते हैं, चीन की यात्रा पर दो बार जाते हैं। संबंधों को विकसित करने की, इन्वेस्टमेंट की, व्यापार की, आर्थिक मदद की बात होती है। बांग्लादेश के साथ संबंध कैसे हैं, हम और आप दोनों जानते ही हैं। तमाम दर्शक इस बात को जानते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, वो किस तरह से एक के बाद भारत के खिलाफ कदम उठा रही है। भारत के बार-बार कहने के बाद, लगातार कहने के बावजूद वहां पर हिंदुओं की, सिखों की और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा नहीं की जा रही है। और बांग्लादेश भी अब एक तरह से चीन के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार में जो विदेश मामलों के सलाहकार है तौहीद हुसैन, विदेश मामलों के सलाहकार माना जा सकता है कि विदेश मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, चीन की यात्रा पर गए। चीन में उन्होंने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की और उस मुलाकात में बांग्लादेश और चीन के बीच कई तरह के समझौते हुए, व्यापार को लेकर। जो बीआरआई की बात मैं कर रहा हूं, जो चीन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जाता है, बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में बांग्लादेश की भूमिका भी काफी अहम है। तो बांग्लादेश में निवेश चीन का बढ़ रहा है, बांग्लादेश के साथ रक्षा संबंध चीन के बढ़ते जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ चीन का जो निवेश है, व्यापार है, आर्थिक स्थिति है, आर्थिक समझौते हैं, रक्षा संबंध है, सैन्य संबंध है, तमाम
क्षेत्रों में रिश्ते प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान की भी एक भूमिका है। चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को भी साध रहा है। पाकिस्तान को तो चीन ने पूरी तरह से साध रखा है। तो चीन की घेरेबंदी देखिए किस तरह से है कि चीन ने पाकिस्तान को पूरी तरह से साध रखा है। पाकिस्तान का कोई संपर्क भारत के साथ नहीं है, लंबे अरसे से बातचीत नहीं हुए। चीन ने श्रीलंका को साध लिया, चीन ने बांग्लादेश को साध लिया। खैर ये जो तमाम देश है, इन तमाम देश पड़ोसी देश तो हैं, लेकिन इनके साथ फिर भी भारत के संबंध उस मुकाम तक नहीं है कि चीन इनका इस्तेमाल करके सीधे सीधे भारत को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण देश है नेपाल, जिसके साथ ये माना जाता है, कहा जाता है कि भारत की रोटी बेटी का रिश्ता है, उस नेपाल को भी अब चीन साधता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल के अंत में नेपाल ने चीन की महत्वाकांक्षी जो परियोजना है बीआरआई, उसको लेकर हस्ताक्षर किए और अब जो नेपाल है वो भारत के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है, चीन के साथ एक नया समझौता करने जा रहा है, चीन के प्रभाव में जा रहा है, जिससे जो रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है ना, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और ये परियोजना जो भारत से लगे जो सीमावर्ती नेपाल का जो सीमावर्ती इलाका है, उसमें भारत के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म कर देगा, भारत के नेटवर्क को पूरी तरह से तहस-नहस कर देगा और उस सीमावर्ती इलाके में जो भी भारतीय नेटवर्क का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा, उसकी पहचान भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। यानी पूरी तरह से नेपाल की खुली सीमा का इस्तेमाल करके चीन भारत के खिलाफ एक बहुत बड़े षड्यंत्र की भूमिका एक तरह से तैयार कर रहा है। यानी मोदी की नाक के नीचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे चीन नेपाल का इस्तेमाल करके भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करने जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन तमाम देशों के बीच नेपाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि नेपाल के साथ जो भारत की सीमा है 1750 किलोमीटर के लगभग की सीमा, वो ओपन बॉर्डर है, खुली सीमा है, आवाजाही पर कोई रोक नहीं है, आने जाने पर कोई रोक नहीं है, दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में आ सकते हैं, वीजा की जरूरत नहीं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं। और कौन कौन से राज्य मिलते हैं? 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ मिलती है। इसमें उत्तर प्रदेश है, इसमें बिहार है, इसमें उत्तराखंड है, इसमें पश्चिम बंगाल है, इसमें सिक्किम है। इन 5 राज्यों की जो सीमा है वो नेपाल के साथ मिलती है और जैसा कि मैंने बताया कि 1750 किलोमीटर के लगभग का जो बॉर्डर है वो खुला बॉर्डर है, आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आप कल्पना करके देखिए कि उस खुले बॉर्डर से कितने बड़े पैमाने पर भारत में अशांति फैलाने के लिए भारत में पहले से ही सक्रिय उग्रवादी, आतंकवादी, अलगाववादी गुटों को मदद पहुंचाई जा सकती है। नेपाल के उसी रूट का इस्तेमाल करके पाकिस्तान लंबे समय तक भारत में नकली करेंसी, नकली रुपया भेजता रहा। उसी बॉर्डर का, उसी खुले बॉर्डर का इस्तेमाल करके चीन तो कई गुना ज्यादा परेशान कर सकता है भारत को। और यही भारत की यानी मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, क्योंकि अब नेपाल भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो भी चीन के पाले में जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार पता नहीं तवज्जो दे पा रही है या नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार पता नहीं इस स्थिति की गंभीरता को समझ पा रही है या नहीं, या फिर अगर समझ पा रही है तो ऐसी कौन सी चीज है मोदी सरकार को जो रोक रही है इस मसले पर कड़ा कदम उठाने से, चीन को कड़ी चेतावनी देने से, चीन को धमकाने से कि नेपाल का इस्तेमाल आप मत कीजिए। याद कीजिए उस दौर को जब एक समय नेपाल ने खुद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने नेपाल के भारत में विलय का प्रस्ताव रखा था। उस समय भारत सरकार की तरफ से जवाबनामे दे दिया गया था। ये कहा गया कि नेपाल को अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीति मानी जाती थी कि चीन और भारत के बीच नेपाल एक बफर स्टेट का काम कर रहा था। लेकिन अगर नेपाल पूरी तरह से चीन के प्रभाव में चला जाएगा तो आप सोच लीजिए कि 5 राज्यों की सीमा चीनी साजिश का शिकार हो जाएगी। ये 5 बड़े बड़े राज्य मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, चारों महत्वपूर्ण राज्य। सिक्किम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट
उसके प्रभाव में आ जाएगा अगर सिक्किम वाले बॉर्डर पे चाइना का खेल नेपाल की सीमा से शुरू हो जाएगा, तो आप सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि भारत के लिए कितनी परेशानी खड़ी हो सकती है। और अब आता हूं, मैंने बीआरआई का जिक्र किया कि पिछले साल किस तरह से समझौता हुआ। अब नेटवर्क को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है और वो किस तरह से भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, एक खबर चला रहा हूं मैं, दैनिक जागरण की खबर है। हेडलाइन देखिए, नेपाल में बनेगा चीन का डेटा सेंटर, भारतीय नेटवर्क पर लगेगी लगाम। यानी चीन अपना डेटा सेंटर नेपाल में बनाने जा रहा है और भारतीय नेटवर्क को वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देगा, बाधित कर देगा, खत्म कर देगा। आगे क्या लिखा हुआ है? चीन की कंपनी नेपाल के भैरवा और काठमांडू में नेपाल दूरसंचार के लिए डेटा सेंटर का निर्माण करेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 48 करोड़ 46 लाख 38,721 रुपए है। डेटा सेंटर के बनने से नेपाल के दूरसंचार में सुधार होगा और साइबर क्राइम को रोकने में मदद मिलेगी। चीन के हुवावे टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी से करार पूर्ण हो चुका है। अब ये सोचिए कि 48 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की राशि का ये समझौता भारत और नेपाल के संबंधों में कितना बड़ा ठहराव ला देगा और नेपाल को किस तरह से चीन के पाले में ढकेल देगा। अब मैं आपको इस समझौते के अन्य तकनीकी पहलुओं से अवगत कराता हूं दोस्तों। देखिए आपके स्क्रीन पर, चीनी कंपनी के साथ 9 माह में निर्माण पूर्ण करने का समझौता हुआ है। एसएसबी 66वीं बटालियन के कमांडेंट जगदीश प्रसाद धाबाई ने बताया कि दूर संचार संबंधित मामले देश के उच्च व निजी मामले हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। और अगली खबर जो भारत के लिए अगली जो हेडलाइन है या सबसे महत्वपूर्ण बात, नेपाल में जा रहे भारतीय नेटवर्क पर लगेगी लगाम। भारतीय दूरसंचार के कई कंपनियों के नेटवर्क नेपाल क्षेत्र में कई किलोमीटर दूर तक जाते हैं। भैरवा में नेपाल दूरसंचार के डेटा सेंटर बनने से नेपाली क्षेत्र में पकड़ने वाले भारतीय नेटवर्क पर लगाम लगेगी। वह मोबाइल फोन भी ट्रेस हो जाएंगे जो नेपाल में भारतीय नेटवर्क के भरोसे चलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, जिस नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा मिलती है, जिस नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है भारत के 5 राज्यों का, वो नेपाल किस तरह से चीन के पाले में जा रहा है। अमेरिका, रूस, चीन, ये तमाम चीजें तो है, लेकिन चीन जिस तरह से घेरेबंदी कर रहा है भारत की, वो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब होना चाहिए। अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार नेपाल के मसले पर उतनी ज्यादा कठोरता से, उतनी ज्यादा गंभीरता से काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है जितनी गंभीरता से काम होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो नेपाल का संविधान न बदला जाता, क्योंकि ऐसा होता तो नेपाल में संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव न किया जाता। नेपाल किस तरह से एक एक करके तमाम वो फैसले लेता रहा है पिछले कुछ सालों में कि वो भारत के प्रभाव से अलग होता जा रहा है। बतौर एक बड़े देश या बिग ब्रदर की भूमिका में भारत नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता का सम्मान करता है, लेकिन भारत यह सुनिश्चित नहीं करवा पा रहा है नेपाल से कि नेपाल के हितों का ध्यान जब भारत रख रहा है तो भारत के हितों का ध्यान भी नेपाल को रखना चाहिए। ये मोदी सरकार या तो समझा नहीं पा रही है या फिर नेपाल को समझाने की कोशिश करना मोदी सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।